हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और हम कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएँ। दिवाली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका पेपर कभी भी हो सकता है। 15 नवंबर के बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी आपने अपनी तैयारी नहीं करी है तो जारी रखिए उसको, तैयारी को। आपको जितना भी समय मिलता है आप उसको पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, और चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला। आप देखती हूँ मैं आपके लिए कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग जो है, इसका दूसरा नाम जो है वो नवजागरण परक चेतना, सॉरी फ्रेंड, नवजागरण भी कहते हैं इसको, नवजागरण काल। और जो द्विवेदी युग का जो समय पीरियड है वो 1900 से 1920 तक का पीरियड है। अब आपको इसके बारे में आगे बता देती हूँ। मैं द्विवेदी युग के मैं आपको सारे कवि बताऊँगी, इसमें कौन कौन सी रचनाएँ हुई है वो बताऊँगी। और चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो जो है साहित्य नेता किससे स्टार्ट होता है, वो किसने शुरू किया था फ्रेंड्स, इसका नाम किसके नाम पर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है इनका द्विवेदी युग का जो नामकरण है। और भारतीय इतिहास जो है वो, इसमें जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उसमें कूटनीति चल रही थी काफ़ी, तो इसलिए ये महावीर जो प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने जो है अपना एक सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं 1903 से 1920 तक में। ये यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें पूरा पढ़ लेना आप अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल में पूरा नहीं कराऊंगी, आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी ताकि आप कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखिए ज़रा, ये भाषा के मुख्य खड़ी बोली के समन्वयवादी स्वरूप का विकास और व्याकरणिक एक रूपता के माध्यम में से भाषा का मानक रूपी प्राथमिक विकास इसी धारा के द्वारा किया गया। और इसका जो पूरा श्रेय किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। और इसमें जो अन्य रचनाकार हैं वो कौन कौन से हैं ये नोट कर लीजिए आप। मैथिली शरण गुप्त है, सियाराम शरण गुप्त है, हरिओध है, रामचरित उपाध्याय हैं, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही है, नाथूराम शर्मा शंकर है। ये प्रमुख थे द्विवेदी काल के जो कवि है, जो रचनाकार हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। पूछे जाते हैं कि कौन सा कवि जो है वो द्विवेदी युगीन है और कौन सा नहीं है। तो स्वच्छंदतावादी धारा प्रकृति, समाज तथा साहित्य के प्रति अनुशासनवादी धारा से अलग अलग दिखाई पड़ी ये जो द्विवेदी युगीन है। अब अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बताया गया है, इसमें सहानुभूति परक चेतना दिखी। और श्रीधर पाठक जो हैं, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी और लोचन पांडे, इसमें जो है वो सहायक रहे। जो सहानुभूति परक चेतना जिसमें दिखी, उदारवादी ये रचना करी जिन्होंने, वो श्रीधर पाठक हैं, मुकुटधर पांडे हैं, राम नरेश त्रिपाठी है और लोचन पांडे हैं। अब नव जागरण परक चेतना के 3 स्वरूप दिखे। पहला कौन सा है? भारतेंदु युग। दूसरा, इसका विकासशील चरण था द्विवेदी युग। अब प्रौढ़ चरण जो सांस्कृतिक चेतना के रूप में छायावाद से संबंधित है। अब ये प्रौढ़ चेतना मानसिक औपनिवेशिक पराधीनता को छिन्न भिन्न करने के लिए सांस्कृतिक जागरण का चर्चा करता है। द्विवेदी युग की नव जागरण परक चेतना अंतर्विरोध मूलक नहीं रही, क्योंकि यहाँ राजभक्ति की जगह राष्ट्रभक्ति, श्रृंगारिक चेतना। अब आप देख लीजिए फ्रेंड, नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी यहाँ पर रचनाएं हुई हैं। राजभक्ति की तरह राष्ट्रभक्ति हो गई, राष्ट्रीय कविता, और श्रृंगारिक चेतना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना। गद्य और पद्य दोनों के लिए भाषा के रूप में कौन सी भाषा यूज़ करी गई? खड़ी बोली करी गई। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको मेन बता देती हूँ। और इसके प्रमुख तत्व थे जिनसे द्विवेदी युग आधुनिक काल के वास्तविक आरंभ के रूप में माना जा सकता है। द्विवेदी ने साहित्य के प्रति साहित्यकारों की नैतिक जवाबदेही को स्वीकार किया। उनका नैतिकतावादी, उपयोगितावादी दृष्टिकोण इस युग के कवियों का स्वर बन गया। एक तरफ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
साहित्य के उद्देश्य एवं व्यापकता को निर्धारित किया, तो दूसरी तरफ उसकी भाषा एवं उसके स्वरूप को भी। आगरा सम्मेलन में साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जो अपने आप को ब्रज क्षेत्र का मानते हो वे ब्रज भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो अपना जुड़ाव अखंड भारत से मानते हैं उनकी भाषा निश्चित तौर पर क्या रहेगी, खड़ी बोली रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये इसमें जो है द्विवेदी युग में जो है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ और द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे ये द्विवेदी जी, और 1903 से 1920 तक ये रहे संपादक। अब आगे देख लीजिए। श्रृंगार रीति निरूपण और काव्य के दरबारी सरोकारों को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कविता के व्यापक फलक की चर्चा की। इसमें किसी भी विषय को जगह दी जा सकती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। काव्य विशेष के रूप में व्यापकता को चर्चित करते हुए उन्होंने क्या कहा, चींटी से लेकर, अभी आपको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, रंक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी काव्य के विषय हो सकते हैं। पंडित द्विवेदी की जो मान्यता है वो साहित्यिक सुदेश्यता को प्रभावित करते हुए मैथिशरण गुप्त ने साहित्य को मनोरंजन ही नहीं बल्कि मानव जीवन के उद्देश्यों से जोड़ने की कोशिश की। अब नेक्स्ट देख लीजिए, मैथिशरण गुप्त जी का है, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। द्विवेदी युगीन चेतना राष्ट्रीय प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्ति पर प्रकृति और भाषा सभी स्तरों पर प्रखर दिखाई पड़ती है। यहाँ राष्ट्रभक्ति राजभक्ति के आवरण में लिपटी नहीं है, न ही इस युग के रचनाकारों ने काव्य विषय के रूप में विदेशी सत्ता को कहीं वरीयता दी। नव जागरण प्रचेतना से अभिभूत राष्ट्रीय प्रेम भारत के सलाह और गौरवपूर्ण अतीत से जुड़ा है, जो वर्तमान की पराधीनता को छिन्न-भिन्न करने के लिए अतीत को भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, वृद्ध भारत ही दुनिया का सिरमौर है, इनसे पुरातन देश कहाँ, क्या जहाँ में कोई और है। मैथिशरण गुप्त की रचना कौन सी है, भारत भारती। इसमें अतीत खंड भारतीय पुरातन संस्कृति के, अब ये देखिए भारत भारती में क्या क्या लिया गया है इन्होंने। भारत भारती में अतीत खंड भारतीय पुरातन संस्कृति के स्वर्णीय पहलू को उठाकर वर्तमान के जीर्ण शीर्ण पहलू का उपचार ढूंढता है। इसका भविष्य खंड अनागत को उज्जवल बनाने की आकांक्षा में जुटा है। द्विवेदी युगीन रचनाकारों का राष्ट्र प्रेम भारतेंदु युग की तरह मात्र सामूहिक रुदन से नहीं जुड़ा है बल्कि समस्याओं के विचार के कारणों पर विचार करने के साथ साथ उनके लिए समाधान ढूंढने तक जुड़ा है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। कारणों के तह तक जाने के पश्चात ये युग मात्र हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के लिए नहीं बल्कि त्याग बलिदान के माध्यम से अपनी खोई हुई अस्मिता को भी प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का देता है। देशभक्त वीरों बनने से कभी नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो द्विवेदी युग में जो है वो देश पर मर मिटने के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया देशवासियों को। भारतेंदु युग के विपरीत द्विवेदी युग की जो सामाजिक चेतना मात्र सामाजिक समस्याओं तक नहीं थी बल्कि समस्याओं के मूल कारणों का पता भी लगाती थी। भारतेंदु युग में जो है वो सामाजिक समस्या को बताया गया बस, और द्विवेदी युग में उसका समस्या का निवारण किया गया, उसका समस्या का समाधान ढूंढा गया। मध्ययुगीन सामंती परिवेश के कारण समाज का जो वर्गीकरण रहा है उससे सतत विभेद और घृणा अमानवीय मूल्य उपजते हैं। समाज नारी के प्रति उदासीन रहा। इसमें आधुनिक युगीन चेतना के कारण मनुष्य का रूपांतरण व्यक्ति के रूप में तो हुआ परंतु समाज अभी भी जुड़ नहीं पा रहा था। नारी की समस्याओं के प्रति भारतेंदु युग में भी जागरूकता दिखाई पड़ी। प्रताप नारायण मिश्र नारी की वैधव्य और बाल विधवाओं की तरुण अवस्थाओं को देखकर बिफर पड़ते हैं। कौन करे जो नहीं कसकर सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ये प्रताप नारायण मिश्र की है।
इसके विपरीत द्विवेदी युग में इस प्रकार की समस्याओं को उठाया गया और बल्कि क्या किया गया, नारी की उपेक्षा को लेकर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यकारों के साथ साथ समाज का भी ध्यान आकृष्ट किया। उर्मिला विषयक उदासीनता जैसे निबंध लिखकर उर्मिला जैसी स्त्रियों की उपेक्षा को समाज के द्वारा भुला दिया गए उत्सर्गों के रूप में माना। मतलब जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी उसके त्याग को इसमें बताया गया। जहाँ उर्मिला के बारे में कहीं भी रचना नहीं करी गई, वहाँ द्विवेदी युग में करी गई। ओके फ्रेंड्स, यशोधरा के माध्यम से गौतम बुद्ध की पत्नी का साकेत के माध्यम से उर्मिला का और विष्णुप्रिया के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का उत्सर्ग भाग योजित किया गया। सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रीतम के प्राणों को पल में स्वयं सुसज्जित करके भेज देती है रण में छत्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये रचना मैथिली शरण गुप्त की है। अयोध्या प्रसाद हरिओद ने वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, ये पूछी जाती है, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, इसके माध्यम से इन्होंने उत्सर्गों और उनकी उपेक्षाओं को उठाने की कोशिश की है। मध्ययुगीन आध्यात्मिक प्रामाणिक रचनाओं में कृष्ण की विरोचित और वियोचित कार्यों की चर्चा तो है, परंतु राधा और गोपियों की तरह विरह दशा में या तो उन्हें काय दिखाया गया है या फिर करुण। हरिओद जी ने कृष्ण के प्रवास को टूटते और बिखरते चित्रित नहीं किया है, उसकी जगह एक समाज सेविका या लोक सेविका के रूप में वृद्ध रोगियों और असहायों की सेवा करते दिखाया है इसमें राधा को और गोपियों को। द्विवेदी योगिन भक्ति भी हालांकि भारतेंदु युग की तरह देशानुराग की भक्ति आदिकाल में ईश्वर की भक्ति कर्मकांड मूलक थी। इसमें जो द्विवेदी युग में भारतेंदु की तरह देशानुराग भक्ति की सांप्रदायिक भक्ति हो रही थी और इसमें स्वरूप थोड़ा जो ईश्वर का बदल गया था। इसमें ईश्वर की भक्ति कर्मकांड मूलक थी। भक्ति काल में यह भक्ति, फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि द्विवेदी युग में जो है किस तरह का काल था ये और किस तरह की इसमें रचनाएं हुई हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आदिकाल में ईश्वर की भक्ति ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक भी रहा। ये रीति काव्य धारा में ईश्वर को श्रृंगार के विषय के रूप में चित्रित किया गया। द्विवेदी युग में राम और कृष्ण वैकुंठ धाम को छोड़कर जन सामान्य के कल्याण के लिए दर दर वन ठोकर खाने वाले दिखे। साकेत के राम अपने आप को स्वर्ग से आया हुआ नहीं मानते। मैं यहाँ नहीं आया स्वर्ग का संदेश सुनाने, मैं तो भूतल को ही आया हूँ स्वर्ग बनाने। मैं आया उनके हेतु जो यहाँ तापित है, विवश विकल दीनहीन और जो सापित है। ईश्वर का मान वोचित व्यवहार देखते हुए द्विवेदी युगीन रचनाओं को भी शक होने लगा है। ईश्वर क्या ईश्वर नहीं है? क्या वह मानव है? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? गुप्त और हरिओद राम और कृष्ण के चमत्कारी रूपों की जगह सामान्य रूपों की चर्चा की। प्रिय प्रवास की जो कृष्ण लीला और चमत्कार से नहीं जुड़े हैं बल्कि जीवन की जो आम समस्याएं हैं उनका जो सुलभ उपचार ढूंढते दिखाई दिए हैं वो, तो यही इसमें बताया गया है। अब इसको अपने से अच्छे से खुद पढ़ लेना, या तो इसको आप पॉज करके पढ़ लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भक्ति की श्रृंगार से अलग थलग रही इसमें जो प्रकृति का चित्रण है मात्र उद्दीपन विभाव के रूप में किया गया, उसके स्वतंत्र अस्तित्व का नहीं। पहली बार द्विवेदी की स्वच्छंदतावादी धारा ने प्रकृति को अपनी सहानुभूति प्रदान की, उसकी गरिमा के साथ देखा। मध्ययुगीन प्रकृति के चिंतन के साथ दो प्रकार की समस्याएं थी। पहली तो दैवी स्वरूप के भ्रम की और दूसरी कौतुक का विषय मान रहा था या नहीं कि रचना इसकी कौतुक है या नहीं, या आध्यात्मिक दूसरी समस्या प्रकृति की उपयोगिता को ना समझ पाने के कारण थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान को प्रकृति पर पड़े आध्यात्मिक तथा दैवीय आवरणों को हटा दिया। यही कारण है कि द्विवेदी युग में कश्मीर सुषमा और हेमंत वर्णन के माध्यम से प्रकृति के आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों को सामान्य मानव की आंखों से देखा जा सका। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग जो है वो, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि का जन्म कब हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का 1864 ईस्वी में हुआ। ये रायबरेली के दौलतपुर
थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देती हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, दौलतपुर के नामक ग्राम में हुआ इनका जन्म। द्विवेदी युग का नामकरण इनके नाम पर हुआ। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका जो संपादक थे सरस्वती पत्रिका के, और 1903 से 1920 तक रहे। ये पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पत्रिका के संपादक बने रहे 1920 तक। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अनुदित गद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है इनके। अब द्विवेदी जी की रचनाएं देख लीजिए। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, कुमार संभव सार, अनुदित है ये, ऋतु तरंगिणी। अब नेक्स्ट देखते हैं द्विवेदी युगीन काव्यगत विशेषता देख लीजिए। किसकी इसकी विशेषता कौन सी थी? इनकी जो कविताएं थी जो द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों रचनाएं हुई है। दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास हुआ, मतलब इसमें खड़ी बोली को ज़्यादा विकसित होते हुए देखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा के प्रति समन्वयकारी दृष्टि अपनाई, जिससे खड़ी बोली समृद्ध हो पाई। औपनिवेशिक सत्ता ने हिंदी की शैलियों को लेकर जो भ्रम उत्पन्न किया था, उससे भाषा कमज़ोर पड़ रही थी। हिंदी को हिंदुओं की भाषा तथा हिंदुस्तानी को मुसलमानों की भाषा साबित करके उन्होंने अपनी भेदपरक दृष्टि का परिचय दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज और गिल क्राइस्ट महोदय के द्वारा खड़ी बोली के विकास के आरंभिक कार्यों में इस प्रकार के भेद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे थे। अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण जो है, उनके प्रयासों में भी यही आगे चलकर यही भेद बना रहा। भारतेंदु युग में खड़ी हिंदी को लेकर समन्वय की कोशिश तो की गई, परंतु हिंदी और उर्दू का झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कामता प्रसाद गुरु को आधार बनाते हुए एक तरफ भाषा को व्याकरणिक एक रूपता देने की कोशिश की, तो दूसरी ओर खड़ी बोली के विकास के लिए आत्मसातीकरण और समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। उन्होंने तत्सम तद्भव के सरल शब्दों के साथ साथ विदेशज, अति प्रचलित और आम प्रयोग के शब्दों को जोड़ते हुए भाषा की एक ऐसी शैली तैयार की जो सबके लिए सहज हो, आस्वाद हो, जो सब मतलब उसको आसानी से ग्रहण कर सके, सबको समझ में आ सके। गद्य और पद्य के मिश्रण से यहाँ इसको कौन से काव्य रचना, इसका नाम क्या दिया गया? चंपू काव्य। गद्य और पद्य के मिश्रण को क्या कहा गया? चंपू काव्य। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। तो क्या है ये? चंपू काव्य। पद रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ। प्रबंध की ही दोनों धाराओं खंड काव्य और महाकाव्य। प्रबंध काव्य, अब ये देख लीजिए आप, दोनों धारा कौन सी? प्रबंध काव्य और मुक्तक। तो प्रबंध काव्य में कौन कौन से दो पार्ट हैं इसके? महाकाव्य और खंड काव्य। यशोधरा, प्रिय प्रवास जैसी रचनाएं जो ये महाकाव्यात्मक रही। जो जयद्रथवध, पंचवटी मिलन, पथिक स्वरज जैसी रचनाएं खंड काव्य कहलाई। मतलब जो खंड काव्य वो होता है जो एक छोटा सा खंड होता है पूरे महाकाव्य का, उसे खंड काव्य कहते हैं। और महाकाव्य होता है किसी भी विशेष इंसान पर या किसी भी पर हम विशेष रूप से उसके पूरा काव्य लिखे तो वो महाकाव्य होता है। जैसे कि रामचरितमानस है। द्विवेदी युग का नामकरण, और जैसे उसमें कोई भी एक अयोध्या कांड ले लो तो वो क्या कहलाएगा? वो खंड काव्य कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर हिंदी जगत की महान सेवा की। तो यह महावीर प्रसाद जी का इसमें योगदान है। जो नव जागरण की लहर को जनमानस तक पहुँचाने के लिए इन्होंने पत्रिका का विज्ञान सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। 1900 ईस्वी से शुरू हुआ ये। और इसमें जो संपादक बने कौन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 1903 में बने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण में
सरस्वती पत्रिका से उदाहरण देकर पुष्टि की इस बात की। द्विवेदी जी से प्रेरणा लेकर मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद, शुक्ल स्नेही, ये सब आगे बढ़े। ये सारे द्विवेदी युगीन कवि हैं। अब ये देखिए आप फ्रेंड्स, खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में सरस्वती पत्रिका का बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है। द्विवेदी जी की भाषा परिष्कार पर शुक्ल जी लिखते हैं। अब ये देखिए, लाइन नोट कीजिए, शुक्ल जी क्या लिखते हैं, ये पूछे जाते हैं। खड़ी बोली के पद विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत सी कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसी कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापते थे। द्विवेदी जी के अनुकरण में कवि शुद्ध भाषा लिखने लगे। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये रामचंद्र शुक्ल की लाइनें हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। इनकी लाइनें पूछी जाती हैं। अब ये देखिए, महावीर जी मैथिली शरण गुप्त है जो, ये कौन से कवि है, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, ये पूछा जाता है। तो 1886 से 1964 तक का इनका समय पीरियड है। 1964। अब 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की इन्होंने। कितनी की? 40। इनके मौलिक काव्य ग्रंथ है 40। राष्ट्रकवि गुप्त जी का जन्म कहाँ पर हुआ? झांसी में हुआ, और 1886 में चिरगांव में हुआ, झांसी में, और मृत्यु 1964 में हुई। राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं ये। भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 में हुआ, और भारत के अतीत का गौरव व गान है इसमें, भारत भारती में। अब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आप नोट कर लेना, ये बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये पूछी जाती है, लाइन वाइज भी पूछी जाती है। आपको इसको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में कैसे भी पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, ये आप खुद पढ़ लेना, देख लीजिए, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये देख लीजिए, या आप इनको पॉज करके पढ़ लो, या इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गुप्त जी राष्ट्रभक्त, राम भक्त कवि थे। रामचरित को विशेषता देते हुए भी हिंदू धर्म के अन्य आराध्यों व बहुत सिख, शाक्त, इस्लाम से संबंधित महापुरुषों का भी चरित्र गान किया इन्होंने। वे राम को ब्रह्म का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? ब्रह्म का। उनके अवतार का उद्देश्य धरती को स्वर्ग बनाना चाहते थे वे, उनके अनुसार। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। वे राम की महिमा को स्वीकार करते हैं। नामोच्चार से ही व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। जो नाम मात्र ही स्मरण मध्य करेंगे, वे भी भव सागर बिना प्रयास करेंगे। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित काव्य है, जो यशोधरा का काव्य है। इसमें गुप्त जी ने नारी की विवस्था व वेदना का प्रकाश डाला है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। काव्य प्रतिभा व विशुद्ध भावानुभूति थी इनमें, सच्ची काव्य प्रतिभा थी इनमें, और इसी के बल पर वे कवि बन सके। अब आप इसके बारे में थोड़ा खुद पढ़ लेना। अब इनकी जो गुप्त जी की रचना का नमूना देख लीजिए यहाँ पे। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। हाँ लेखनी हथ पत्र पर लिखनी तुझे है,
ये कथा दीर्घ कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। अब राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि और उनकी रचनाएं देख लीजिए। जो राष्ट्रीय काव्यधारा कवि है द्विवेदी युगीन कवि हैं ये, लेकिन ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है। एक उसमें दे देंगे जो काव्य राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है और 3 उसमें देंगे राष्ट्रीय काव्यधारा की। ओके फ्रेंड्स, तो अभी नोट कर लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय रुद्रोदय और इनकी रचनाएं देख लीजिए। राय देवी प्रसाद पूर्ण और रामचरित उपाध्याय और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं जरूर पढ़ लेना आप ये इनको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। महावीर, ये माखन लाल चतुर्वेदी, सॉरी फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन के लिए। राम नरेश त्रिपाठी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, रामधारी सिंह दिनकर है, ये इनकी रचनाएं साथ में दी गई है। सोहन लाल द्विवेदी है, श्याम नारायण पांडे है। अब आगे स्वच्छंदतावादी कवि व रचनाएं। वो राष्ट्रवादी थे, ये स्वच्छंदतावादी है जो जिन्होंने अपनी मर्जी से कविता लिखी और अपने हिसाब से लिखी। तो उसमें सबसे पहले कौन सी है? श्रीधर पाठक है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छंदतावादी कवि कौन से हैं तो श्रीधर पाठक। ये चारों भी आ सकते हैं नाम वैसे, लेकिन सबसे पहले यही है। मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ रत्नाकर, सियाराम शरण गुप्त। प्रभा प्रताप व क्रमवीर का संपादक जो है वो किसने किया? माखन लाल चतुर्वेदी ने किया। झांसी की रानी कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान थी। उर्वशी गीति नाट्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को मिला। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में शांति व युद्ध की विभीषिका पर भी चर्चा की गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका द्विवेदी युग समाप्त हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं स्वच्छंदतावादी युग होगा या छायावादी युग होगा। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि हम भारतेंदु युग कर चुके हैं, अब द्विवेदी युग कंप्लीट हो चुका है और स्वच्छंदतावादी युग या छायावादी कवि आएंगे। इसमें छायावादी युग लेंगे हम नेक्स्ट में। तो उम्मीद है आपको फ्रेंड्स ये युग समझ में आ गया होगा और इसकी कवि भी आ गए होंगे समझ में। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और इसको पूरा देखेंगे तो आप द्विवेदी युगीन जो कवि है उनको समझने में मुश्किल नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली आपके लिए, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना नेट क्लियर कीजिए। और फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।